स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की ज्योग्राफी से जो आपकी सेकंड बुक है इंडिया की और जो पांचवा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर आपको कुछ भी मैसेज भेजना हो, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझ तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं और उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन या सदाबहार वन किस प्रकार की जलवायविक दशाओं में पाए जाते हैं। तो देखो, प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है कि वे पेड़ पौधे जो जो बिना मानव की सहायता के उग जाते हैं। ठीक है, अगर मनुष्य उसमें कुछ भी ना करे और फिर भी वो अगर पेड़ पौधे उग रहे हैं तो वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। ओके, और अपने जितना उनका आकार है, संरचना है, उस हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से वो नेचर के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो आर्द्र तथा उष्ण भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक ही होती है। आज जो आर्द्रता है वो भी 70% से ज्यादा ही होती है और औसत तापमान 24 डिग्री तक रहता है। तो ये इसकी जलवायविक दशाएं होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब अगला प्रश्न है, जीव मंडल निचय किसे कहते हैं और इनके उद्देश्य बताओ। तो देखिए, जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये विशेष प्रकार के एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, वो भौमिक भी हो सकते हैं और तटीय भी हो सकते हैं, जो कि यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत इनको मान्यता प्राप्त कर रखा है। ओके, और जो जीव मंडल नीचे होते हैं वो तीन काम करते हैं, संरक्षण करते हैं, विकास करते हैं, व्यवस्था करते हैं जीवों का। ओके, जीवों का संरक्षण, जीवों का विकास, जीवों के लिए व्यवस्था। इस क्षेत्र को प्राकृतिक अवस्था में ही रखा जाता है। ओके, बिल्कुल जो नेचुरल जैसा माहौल चाहिए होता है, सभी प्रकार की वनस्पति और वन्य जीव जो है यहाँ पे संरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। उदाहरण के लिए है नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन आदि। ये आप याद कर लेना, इनकी विशेषताएं आपकी बुक में दे रखी हैं, पूछ सकता है इनमें से कोई भी एक के बारे में, मैं आपको बता रहा हूं अभी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषताएं बताओ। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। इनको मानसून वन भी कहा जाता है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, और क्या है, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, अब आर्द्र में क्या होता है कि जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ये उत्तर पूर्वी राज्य है, हिमालय का गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, उड़ीसा वगैरह में ये पाए जाते हैं। इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं, सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये इसके अंदर आ जाएगा। वहीं अगर हम शुष्क पर्णपाती वनों की बात करें तो यहाँ पे जहाँ बारिश कम हो, 100 सेंटीमीटर से कम, और ये वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा, जो प्रायद्वीप के अंदर क्या है, अधिक वर्षा वाले भागों में और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। मुख्य पेड़ है तेंदू, पलास, बेल, खैर, अक्सलवुड, एक्सलवुड भी इसको कहते हैं। ओके, तो ये शुष्क पर्णपाती वन है। अब राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों को उच्च स्तर प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा में पशुचारण की मनाही होती है, साथ ही इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भूमि अधिकार नहीं मिलता। और अभयारण्य क्या होता है, इसमें कम सुरक्षा के प्रावधान होते हैं इसकी तुलना में, और इसमें वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, आप जा सकते हो। इसमें किसी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में बिल्कुल मना होता है, भूमि के रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की विशेषताएं बताओ। अब ये क्या है, जहां बारिश कम होगी वहां कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, कटीले वन तथा झाड़ियां। और इस प्रकार की वनस्पति हमारे पश्चिमी भाग में होती है, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल होते हैं। आकाशिया, खजूर, नागफनी यहाँ की प्रमुख कुछ पादप प्रजातियां होती हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे बिखरे से होते हैं ना, एकदम जैसे झाड़ियां होती हैं, और जल की तलाश में फैली हुई होती है, लंबी लंबी जड़ें। पत्तियों का आकार छोटा छोटा। चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट, ये सब इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे ऐसी वनस्पति होती है। अब है सामाजिक वानिकी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। तो सामाजिक वानिकी, ये जो शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था।
1976 से 79 के बीच में। इसके अंदर तीन प्रकार की जो है वानिकी है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, और जो है मतलब आपकी ग्रामीण वानिकी का ही एक पार्ट है, मैं आपको आगे समझाता हूँ क्या है। देखो, शहरी वानिकी में क्या होता है, शहरों में निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे कि हरित पट्टी, ओके, पार्क, जो सड़क वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो रेल मार्ग होते हैं, जो औद्योगिक और व्यापारिक स्थल के आसपास पेड़ पौधे लगाना, ये शहरी वानिकी होता है। ओके। ग्रामीण वानिकी में क्या होता है, कृषि वानिकी, समुदाय कृषि वानिकी, यानी कि मतलब पेड़ पौधों को मतलब ज्यादा से ज्यादा उगाना और हरियाली को बढ़ावा देना, यही है। अब फार्म वानिकी में क्या होता है कि देखो, ग्रामीण लेवल पे भी हो सकता है और फार्म शहरों में भी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो होता है कि ये जो कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं, फसल उगाई जाती है, जैसे कि फल सब्जियां भी फार्मों में उगाई जाती है। अब ये गांव में भी होते हैं, शहर में भी होते हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, तीन प्रकार की वानिकियां हैं। अनूप या वेलांचली वन जो है वो किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो भारत के वह क्षेत्र जहां जमीन हमेशा जलयुक्त रहती है, हमेशा जहां पे पानी भरा रहता है, वहां पे ऐसी जो वनस्पति पाई जाती है। 8 प्रकार की भूमियां हैं भारत के अंदर ऐसी। और भारत के अंदर जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है वो अपने मैंग्रोव वनों के लिए बहुत फेमस है। इन वनों में टाइगर से लेकर सरीसृप तक बड़े छोटे सभी जानवर पाए जाते हैं। और क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में देखो, डेल्टा जो प्रदेश होते हैं वहीं ज्यादा ये हो सकता है, क्योंकि जो हमेशा पानी से मतलब आर्द्र रहे, जो भी क्षेत्र आर्द्रता में रहता हो हमेशा। और मतलब सुंदर सुंदर पेड़ भी पाए जाते हैं, नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार के पेड़ भी यहीं पाए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध जानवर जो है यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर और मगरमच्छ, कछुए, घड़ियाल, सांप, ये क्योंकि पानी के अंदर ही रहते हैं, तो इस तरीके से। वन्य प्राणी अधिनियम कब पारित हुआ, इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ, जो कि जो जंगलों में रहने वाले प्राणियों के संरक्षण और रक्षण के लिए एक कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इसके उद्देश्य क्या है कि जो कुछ संकटापन्न प्रजातियां हैं, जिन पे संकट है, उनको सुरक्षा प्रदान करना। सरकार द्वारा नेशनल पार्क, पशु विहार मतलब मतलब वो बनाना, जिससे कि इन संरक्षित क्षेत्रों में वो लोग रह सकें, जो मतलब जितने भी जीव हैं जिनके ऊपर संकट है। इस नियम को 1991 में पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आप ऐसे ही किसी भी संकटापन्न प्रजाति को नहीं मार सकते शिकार के नाम पे। वन संरक्षण नीति कब लागू हुई, इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो भारत सरकार ने पूरे देश में वन संरक्षण नीति यानी कि वनों को बचाने के लिए जो नीति थी 1952 में लागू करी, जिसे 1988 में संशोधित किया गया था। इसके अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, और वनों का संरक्षण मनुष्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है, पेड़ पौधे बहुत जरूरी होते हैं। उद्देश्य इसके क्या थे, देश के 33% भाग पर वन लगाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना जहां पे कम पेड़ पौधे हैं, जैव विविधता का संरक्षण करना, अनुवांशिक पूल का संरक्षण करना, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण को रोकना, बाढ़ सूखा नियंत्रण, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे ये सब चीजें कम होंगी। ओके। फिर है निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनरोपण करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाना, वनों की उत्पादकता को बढ़ाना, ताकि जो वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियां हैं उनको लकड़ी, जो ईंधन, चारा, भोजन, ये सब मिल सके। और लकड़ी का कम से कम प्रयोग करके और वस्तु कोई उसके अल्टरनेट में लाके प्रयोग करना, पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इसके लिए मतलब जागरूक करना, जन आंदोलन चलाना, ये था। फिर है भारत में वन्य प्राणियों की संख्या कम होती जा रही है, इसके मुख्य कारण क्या है। एक तो हमारी टेक्नोलॉजी और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, वनों का दोहन हो रहा है, तो प्राणियों की संख्या कम हो रही है। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों आदि के लिए जमीन से वनों को साफ किया गया। स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया, तो वो प्राणी कहाँ जाएंगे। पालतू पशुओं के लिए नए चरागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवास को नष्ट कर दिया। अपने पशु को चराने के लिए दूसरे के चरागाह को नष्ट कर रहा है भाई कोई। रजवाड़ों ने और बड़े बड़े अमीर लोगों ने, एक खेल था, मतलब शिकार को एक क्रीड़ा माना जाता था, शिकार का खेल, कई सैकड़ों मतलब जीवों को मार दिया जाता था एक ही बार में। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जाता है। जंगलों में आग लगने से भी कई प्रजातियां नष्ट हो गई, तो ये सब हो जाएगा। सदा हरित वन और पर्णपाती वनों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें जो मेन जो वन है, देखो, महोगनी, बांस, ताड़ आदि का है। हरे भरे वन होते हैं, सघन होते हैं, पत्तियां मोटी मोटी होती हैं, ऊंचाई 35 से 50 मीटर तक होती है, लकड़ी काफी मोटी होती है। पर्णपाती वन मैंने आपको बता ही दिया है, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। ठीक है, और ये आपके जो है वन ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं।
कम घने होते हैं, वृक्षों की ऊंचाई थोड़ी कम होती है, लकड़ी कम कठोर होती है। पूरे भारत में ये पाए जाते हैं बहुतायत में। इन वनों की लकड़ी बहुत उपयोगी होती है। मुख्य पेड़ हैं साल का पेड़, सेमल, महुआ, आंवला, बेल और रवेर। तो ये हो जाएगा। जीव मंडल नीचे का टॉपिक आप पढ़ लेना, उसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बाकी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।